हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक है? वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था लाइट के विषय में, इंट्रोडक्शन था रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोगों ने लाइट की पहली प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में स्टडी किया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने ये सीखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स क्या है, लॉज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर की चर्चा हुई थी। स्फेरिकल मिरर की सहायता से हम लोगों ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर इमेजेस बनाई थी और उस इमेज की क्वालिटीज क्या थी जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। फिर पढ़ा था हम लोगों ने मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में हमने ये सीखा था कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैग्निफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है और फोकल लेंथ है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन है, इनकी जो साइन है, हम चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, किस तरीके से कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स हम लोगों ने सीखा था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा था, जो कि रिलेशन था u, v और f के बीच में। मिरर फार्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले का यूज करके हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके फिनोमेना को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। What is refraction of light? हमने कल आपको बताया था कि जिस मीडियम में लाइट का प्रोपागेशन होता है वो मीडियम कहलाता है। मीडियम दो तरीके का हो सकता है, एक तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है और दूसरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो सकता है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मीन्स द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज हाई for the light. Same optically rarer medium means the density of the medium is low for light. There is a great difference between optical density and mass density. Both are different terms. तो क्लियरली हम लोग ये समझ सके हैं कि जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है और जो मास डेंसिटी होती है, दोनों में अलग रिलेशन होता है। ये दोनों अलग टर्म होते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी इट मींस जो मीडियम हमारा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, जिसमें लाइट का प्रोपागेशन, उसकी स्पीड कम होती है, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। जैसा कि हमने सीखा था कि लाइट वैक्यूम और मीडियम दोनों में प्रोपागेट करती है, लेकिन वैक्यूम में लाइट का जब प्रोपागेशन होता है तो वैक्यूम में लाइट का जो प्रोपागेशन है उसमें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि मीडियम में जब लाइट का प्रोपागेशन होता है तो क्या लाइट की स्पीड में कोई चेंजिंग होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो आज कि जो क्लास है हमारी वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे है। समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। कहता है व्हेन ए लाइट रे फॉल्स या passes, when light ray passes from one medium
to another medium. Then its path gets deviated. Then its path gets deviated. It means जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपने ओरिजिनल जो उसका पाथ है उससे डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है और ये एक लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट करती है। ऊपर का जो मीडियम है वो मीडियम 1 मान लेते हैं और नीचे का जो मीडिया है उसको मीडिया 2 मान लेते हैं। ओके, अब ये मीडियम रेयर है कि डेंसर है ये बात की चर्चा करेंगे। अब एक लाइट रे हम ड्रॉ करते हैं, मीडियम 1 से लाइट का प्रोपागेशन होता है और आकर के ये जो लाइन सरफेस है विच सेपरेट्स द टू मीडिया, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरफेस। ये कहलाता है इंटरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया। जो लाइट आपने इंसिडेंट कराई है, जिस पॉइंट पे सेपरेटिंग मीडियम को ये टच करती है, ये आपका हो गया क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करते हुए और इंटरफेस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करिए। इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। ये आपका हो गया क्या, नॉर्मल। A line which is perpendicular to the interface and passes the point of incidence is called normal। अब यहां देखिए, ये जो लाइट आ रही है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये लाइट का प्रोपागेशन जब दूसरे मीडियम में होगा तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। दो तरीके से लाइट का डेविएशन हो सकता है। एक तो ये है जो आपने इंसिडेंट लाइट की है, ये मीडियम आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है। लाइट रे इंसिडेंट हुई पहले मीडियम से और यहां आपने खींच दिया नॉर्मल। लाइट रे जब दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो क्या होती है, ये बेंड हो जाती है, जो आपने नॉर्मल खींचा था टूवर्ड्स द नॉर्मल्स। लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ था वो ये था प्रोपागेशन का पाथ, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई है। इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ जो था वो ये था, लेकिन ये लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। ओके, इस लाइट रे को हम लोग नाम देते हैं, चूंकि ये इंसिडेंट है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। लाइट का दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए इसको बोला जाता है ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपका इंटरफेस था, सेम ये आपका इंटरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये बेटा हम लोगों ने नॉर्मल खींचा है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल के साथ
रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे जो नॉर्मल आपका है उसके साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाई है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दोनों केसों में आप देख रहे हैं यहां पे जो आपकी इंसिडेंट एंगल थी और रिफ्रैक्टेड एंगल है दोनों में चेंज है। यहां पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो R जो है वो I प्लस एक स्मॉल चेंज है डेल के बराबर है। यहां पे आप देखिए जो आपका R है वो किसके बराबर है, I माइनस डेल के बराबर है। जब हम लोगों ने देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है या फिर नॉर्मल की ओर झुक जाती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अपने पाथ से मुड़ गई है, तो इसका कारण क्या, व्हाट इज द काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो काज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होना ही रिफ्रैक्शन का कारण है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका कारण क्या है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ओके, अब इस रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लॉज क्या है, कैसे हम कहेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, इसके विषय में आप ध्यान से देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का अलग होना ही रिफ्रैक्शन का कारण है। तो रिफ्रैक्शन, किसी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कैसे हम कहेंगे वो लाइट गेट रिफ्रैक्टेड? तो इसके लिए रूल्स हुए। पहला रूल कहलाता है स्नेल्स लॉ। किसका लॉ है ये? स्नेल्स लॉ। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल to the sine of refracted angle is a constant. It means sin I जो आपका इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है जो उसका साइन का जो रेशियो होता है वह क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को n सिंबल से लिखा जाता है। इसी n सिंबल को आप लिख सकते हैं 1 and 2 और इसे नाम से जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ध्यान से समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में हम लोगों को खूब बढ़िया से आज सीख लेना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पूरे रे ऑप्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वही मेन टर्म है जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है? बेंड हो जाती है। तो यहां समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेज इन द मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो टाइप का होता है। पहली बात,
एक टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ध्यान से समझिए, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां पे जब बात होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसे हम लोग लिखते कैसे हैं? ANM। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे ये वैल्यू जो होती है वो लिखी जाती है कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। किसी भी मीडियम में जब भी बात की जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इट मींस हम लोग चर्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की करते हैं। जैसे कि कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, इट मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है। इस टर्म का मतलब क्या है? इट मींस स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स लेस इन ग्लास as compared to स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड थी उसके कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स स्पीड घट जाती है जब लाइट का प्रोपागेशन किसमें होता है? ग्लास मीडियम में होता है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं, यहां पे अगर लिखा है Ng, तो इसका मतलब आप समझिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे है। ANW लिखा है, इसका मतलब ये है आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मींस वाटर में जब लाइट जाती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.33 टाइम्स लेस हो जाती है। ओके, यहां ध्यान से देखिए, जो अब आपको क्या दिख रहा है? जब लाइट डेंसर मीडियम में, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? लाइट की स्पीड, जो लाइट की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। इसी वजह से जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई है तो यहां पे लाइट जो रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वह नॉर्मल से दूर हट गई है। इसका मतलब ये हुआ जो मीडियम हमारा 1 है, यह मीडियम रेयर जो है डेंसर मीडियम है, और जो दूसरा मीडियम है वो रेयर मीडियम है। इट मींस जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है। और सेम यहां पे लाइट जो है, जब यहां देख रहे हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। इट मींस जो दूसरा मीडियम हमारा है वो डेंसर मीडियम है। यहां पे लाइट की स्पीड कम हो गई, इसलिए लाइट रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है। और ये जो मीडियम 1 है वो हमारा रेयर मीडियम है। अब तो क्लियर हो गया सबको कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम rarer medium to denser medium, then light ray bends towards the normal. ओके, क्लियर हो गया? अब हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में, जिसकी हम लोग यहां बात किए हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एयर और मीडियम में जो है कंसीडर की गई, और उसी के रेशियो के बराबर हम लोगों ने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ध्यान से अब देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने ये जान लिया है कि यह स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो होता है, जिससे यह पता चलता है किसी मीडियम में लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स कम है ना। दूसरी बात, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ absolute refractive index of two media, है ना। ध्यान से देखिए, यह किन्हीं दो मीडियम में लाइट का जब प्रोपागेशन होता है तो दोनों मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, जिसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हमने पहला मीडियम कंसीडर किया, ये मीडियम हमारा ग्लास है। दूसरा मीडियम हमने कंसीडर किया, ये हमारा वाटर है, ठीक। तो अगर आपको दिया है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मींस ANG आपको दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसी तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का है, और इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। आपको दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, अब आप चाहते क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मींस आप चाहते हैं 1 and 2। इस 1 and 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है N2 डिवाइडेड बाई N1। N2 क्या है? ये आपका हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ओके, जो 1 and 2 है उसका क्या मतलब है? इसको पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या रेट कैसे करेंगे इसको? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये लिखा कैसे जाएगा? N2 डिवाइडेड बाई N1। इट मींस आप लिख रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। बेटा जब किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम लोग करते हैं, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, और जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी होगी तब हम खुद कहेंगे कि एक मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में हमने कंसीडर किया है। ओके, तो ये बात समझ लीजिए, 1 and 2 किसके बराबर है? N2 डिवाइडेड बाई N1। इट मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1।
तो जैसे आपने पहला मीडियम ग्लास कंसीडर किया, दूसरा मीडियम आपने वाटर कंसीडर किया, और अगर हम आपसे कहें कि आप राइट डाउन करिए AWNG, इसका क्या मतलब है? इट मींस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। और इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया GNW, इसका क्या मतलब है? इट मींस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है रिलेटिव टू ग्लास, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको आप लिखेंगे ANG डिवाइडेड बाई ANW, है ना। इसी तरीके से GNW निकालना है तो ये दूसरा मीडियम आपका हो गया, तो ANW डिवाइडेड बाई ANG। ओके, क्लियर हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करें जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बेटा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड की, अगर बात करें डायमंड के लिए, ये होता है 2.42। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है? 2.42। और अगर हम क्राउन ग्लास की बात करें तो 1.52, और फ्लिंट ग्लास की बात करें तो 1.66। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं इन मटेरियल के। कभी कभी इनका हम यूज करेंगे अपने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। और आपको पता है ये ANW अगर हम जानते हैं, इसकी वैल्यू आपकी होती है 4/3 या फिर 1.33। इसी तरीके से ANG अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 या फिर 1.5। क्लियर? सेम अब आप ये वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं वहां से तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप WNG अगर आप लिखना चाहते हैं तो WNG ANG डिवाइडेड बाई ANW। ANG आपका कितना है? 3/2, और ANW कितना है? 4/3। तो ये वैल्यू किधर हो जाएगी? 3/2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/8। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर आप GNW लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8/9, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म समझनी चाहिए। जब इसको आप समझेंगे तभी आप लेंस और लेंस मेकर फार्मूला का यूज कर पाएंगे। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम का एक कांस्टेंट टर्म है जो ये बताता है कि मीडियम में लाइट की स्पीड एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स कम होगी, है ना। इतनी बात सब लोग समझ गए? वेरी गुड। तो जरा अब हम लोगों ने ये जान लिया जब कि जो वेलोसिटी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी मीडियम में लाइट के किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, और लाइट की अलग अलग कलर की अगर लाइट इस्तेमाल की जा रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो उस लाइट की वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ध्यान से देखिए। अभी जब आपने लिखा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो m इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V लिखा था, है ना। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आपने लिखा था तो मीडियम में वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक दूसरे के किस तरीके से रिलेटेड थे? दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड थे। ओके, इट मींस अगर आप बात करते हैं 1 and 2 की, तो इसका मतलब ये हुआ N2 डिवाइडेड बाई N1, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
स्पीड ऑफ लाइट के मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड कंसीडर करते हैं तो पहले वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 और दूसरे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v2 होगी सेम। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, v इज इक्वल टू या c, ध्यान से देखिए, जो लाइट की स्पीड होती है वे वेवलेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। इसी तरीके से आप अगर वेवलेंथ लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो λ1 डिवाइडेड बाई λ2। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए, N2 डिवाइडेड बाई N1, जो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ के। तो N2 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। इस तरीके से हम लोग दो डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड्स का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक मीडियम में लाइट की स्पीड पता हो या एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड पता हो और किसी दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो हमको कैलकुलेट करना हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे, ठीक है, इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अभी इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के टर्म्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे को हम लोगों को जो अगली टॉपिक सीखनी है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अभी बेटा हम लोग इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन का पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बस एक जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म रहा कि स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या है, ये दिमाग में रखना है आपको। ओके, तो अगली टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का जो टर्म है बेटा, हम लोग एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ग्लास स्लैब इस तरीके से, जो उस ग्लास स्लैब की थिकनेस है, उस थिकनेस को हम मान लेते हैं, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो T है। ओके, अब ये आपका पहला ऊपर वाला सरफेस है और ये इंटरफेस है जो कि एयर, ग्लास, एयर मीडियम को सेपरेट करता है। तो ऊपर वाला जो आपका है वो एयर मीडियम है, ये हो गया आपका ग्लास, और ये फिर ग्लास से एयर वाला सरफेस है, ये आपका हो गया एयर मीडियम। ठीक है, ध्यान से देखिए, लाइट एक आपने यहां से इंसिडेंट कराई, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी। इस इंटरफेस पे, इस पॉइंट पे लाइट का इंसिडेंस है। अब आप यहां से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है इंटरफेस के और पास करता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। अब चूंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, लाइट की बेंडिंग होगी। लाइट बेंड होगी तो किस तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। क्योंकि जब मीडियम की जो डेंसिटी होती है यूनिफॉर्म होती है तो लाइट की स्पीड उस मीडियम में एक ही होती है।
इस वजह से लाइट के पाथ में कोई बेंडिंग नहीं होती है ड्यूरिंग द होमोजीनियस सेम मीडियम। ओके, अब यहां चूंकि यहां से लाइट बाहर निकल रही है, ये जो है आपका दूसरा मीडियम है, ग्लास से लाइट एयर मीडियम में जा रही है, तो इस इंटरफेस पे आप यहां क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब आप यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो फिर लाइट क्या होगी, यहां से लाइट फिर बाहर की तरफ निकलेगी। इस तरीके से लाइट बाहर की तरफ निकल जाए। और चूंकि यहां पे फिर लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, और अगर लाइट का रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट अपने पाथ से डेविएट ना होती, तो लाइट दूसरे मीडियम से होते हुए ऐसे सीधी चली जाती है ना। और जब लाइट सीधी चली जाती तो ये उसका ओरिजिनल पाथ होता। लेकिन चूंकि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट ग्लास से एयर में निकली है, इसलिए इसको इमर्जेंट रे कह देते हैं। और ये आपकी लाइट रे कौन सी है, इंसिडेंट रे है। नॉर्मल आपने यहां पे खींचा है N1, ये N1 डैश या N डैश, N1 डैश आपने कह दिया। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है बच्चों, वो है हमारा कौन सा, इंसिडेंट एंगल। और यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इस एंगल को हम लोग R1 कह देते हैं। ठीक है, जो आपने यहां पे R1 लिखा है, सेम क्योंकि ये दोनों लाइन ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है इस ग्लास स्लैब पे, इसलिए ये अल्टरनेट एंगल हो गए। ये भी एंगल जो होगा वो R1 ही होगा। ठीक है, अब ये लाइट यहां से इमर्जेंट हुई है, तो जो इंसिडेंट एंगल है और ये हो गई हमारा इमर्जेंट एंगल, हम इसको E नाम से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट A माने, इसको पॉइंट B माने, और इस B पॉइंट से इस इनिशियल जो आपने इंसिडेंट रे खींचा है उस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, इसको C लिख देते हैं। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, अगर लाइट का रिफ्रैक्शन ना होता तब उस पे। और ये जो लाइट के ये जो बीच की डिस्टेंस है BC, ये आपका क्या है, लाइट के ओरिजिनल पाथ से डेविएशन। लाइट जिस पाथ पे जाता वो ये है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस पाथ से होकर के आगे की तरफ बढ़ रहा है वो ये है। इट मींस कि जो दोनों लाइट रेज हैं उनके बीच में एक डेविएशन आ गया है, और इसको बोलते हैं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो होती है वो है हमारा शिफ्ट। इस शिफ्ट को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है ये, लेटरल शिफ्ट। ओके, लेटरल शिफ्ट कि लाइट ये पाथ होना चाहिए था, यहां से यहां शिफ्ट कर गई है और यहां से ये बाहर निकली है। बेटा जो इंसिडेंट एंगल है और इमर्जेंट एंगल है, जब हम यहाँ A और B पॉइंट पे रिफ्रैक्शन का रूल लगाएंगे तो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। जैसा कि आप देख लीजिए, देखिए अगर A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R1 है ना, इज इक्वल टू, आप एयर टू ग्लास में लिख रहे हैं तो ANG लिखेंगे। सेम अगर B पॉइंट पे रिफ्रैक्शन का रूल लगाएंगे तो आपका यहां पे इंसिडेंट एंगल R1 है, साइन R1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ E
इज इक्वल टू, अब ग्लास से लाइट एयर में जा रही है तो जी एन ए, है ना। अगर इसे इक्वेशन 1 कहें, इसे इक्वेशन 2 कहें, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर ले तो आप क्या देख रहे हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाई, डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाई करिए बेटा साइन ऑफ R1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ई इज इक्वल टू ए एन जी मल्टीप्लाइड बाई जी एन ए, है ना। तो साइन R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे आप लाइट की रिवर्सिबिलिटी साइन आई अपन साइन ऑफ ई रिवर्सिबिलिटी रूल लगाएंगे तो ए एन जी जो होगा, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये भी ए एन जी हो जाएगा और ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। दिस इंप्लाइज दैट इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए ये दोनों लाइटें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ओके, अब इन दो पैरेलल लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं लेटरल शिफ्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे कैलकुलेट करते हैं, इसको लेटरल शिफ्ट को। ठीक है बेटा, तो आप आ जाइए, अगर ये टोटल एंगल आई है, ये है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, यहां से यहां तक का आई होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आई माइनस R1। ओके, अब आप इस ट्रायंगल ए सी बी को चेक कर लीजिए, ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी में आप जब देखेंगे इसमें तो साइन आई बराबर अगर आपको लिखना होगा तो क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन आई माइनस R1 इज इक्वल टू साइन आई माइनस, यहां शायद साइनिंग है, नीचे लिख देते हैं साइन आई माइनस R1 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिए, यह इक्वल टू लिख लीजिए साइन, ये साइन थीटा किसके बराबर होगा, एक साथ ही पहले अलग लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका हो जाएगा BC, BC की वैल्यू बेटा आपने D मानी है, अपॉन AB लिखेंगे, तो AB जो आपका है वो किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB, तो यहां से AB जो आपका है वो क्या है, या D बराबर लिख लीजिए आप पहले, D इज इक्वल टू AB साइन ऑफ I माइनस R1। ठीक, D की वैल्यू, अब यहां इस इक्वेशन में AB किसके बराबर होगा, तो ये जो है आप यहां पे परपेंडिकुलर पूरा लाइए, और ये जो N1, ठीक है, यहां पे देखिए इस ट्रायंगल में AN1B साइन R1 बराबर अगर आपको लिखना होगा तो किसके बराबर होगा, है ना, हम चाहते हैं AB की वैल्यू, किसके टर्म में, AB की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो AB की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी क्या, cos R1 इज इक्वल टू cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका कौन है, AN1, है ना, AN1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कौन हो गया, AB,
यहां से आप क्या देखेंगे, जो ए बी है आपका वो AN1 किसके बराबर है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस के, तो T डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cos ऑफ R1। ठीक, आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को मैच कर लीजिए, वहां ए बी की वैल्यू रख दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन I माइनस R1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ R1। ये हो गया एक्सप्रेशन किसके लिए, लेटरल शिफ्ट का। क्या हो गया, D इज इक्वल टू टी साइन I माइनस R1 अपान cos R1। और ये लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम होगा कब, जब जो साइन I माइनस R1 है इसकी वैल्यू 1 हो जाए और cos R1 है इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ओके, तो साइन I माइनस R1 की वैल्यू आपको 1 लिखनी है और cos R1 की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो मैक्सिमम जो लेटरल शिफ्ट हो सकता है वह ग्लास स्लैब के थिकनेस के बराबर का हो सकता है। यहाँ ये वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, ये भी वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी, और अगर हम इसको इक्वल करेंगे, ये रेशियो लेंगे, तो ये बचेगा क्या, D इज इक्वल टू T। इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा रिफ्रैक्शन हुआ है और रिफ्रैक्शन के दौरान जो लेटरल शिफ्ट आया है वो मैक्सिमम अगर है तो ग्लास स्लैब की थिकनेस के बराबर हो सकता है। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। चलिए दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं लाइट के रिफ्रैक्शन का। जो लाइट का रिफ्रैक्शन है उसका दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों को स्टडी करना, पहले नोट कर लीजिए इसे। नोट हो गया, आगे बढ़े, चलिए। इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग जब किसी वाटर टैंक में देखते हैं तो जो उसकी डेप्थ होती है वो क्लियरली हमें नहीं पता चल पाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी वाटर में आप गिरा दीजिए और उसको देखिए तो जो उसकी रियल डेप्थ होती है, उसका बॉटम जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो रियल डेप्थ हमको पता नहीं चल पाती। हम लोग जो देखते हैं वो अपरेंट डेप्थ देखते हैं। तो इसी फिनोमेना को आज हम लोगों को सीखना है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या है, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक टैंक कंसीडर किया, ठीक है, इसमें वाटर फिल है। इस टैंक का जो बॉटम पे आपने एक कॉइन, एक सिक्का गिरा दिया, ये है कॉइन, इसको आपने बॉटम पे गिरा दिया लेके। अब होगा क्या,
ये कॉइन आप देखेंगे, तो जब टॉप से इस कॉइन को आप देखना चाहेंगे तो लाइट क्या होगी? पहले तो आप कहां हैं? रेयर मीडियम में, और ऑब्जेक्ट आपकी कहां है? डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो है डेंसर मीडियम में, और ऑब्जर्वर जो है वो है रेयर मीडियम में। ओके, अब जब आप लाइट ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी हाइट इसकी कम कर देते हैं ताकि इमेज बन जाए बढ़िया से। चलिए ध्यान से देखिए। अब अगर आप वर्टिकली इसमें देखना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, क्योंकि ये एयर से वाटर मीडियम में जब जाएगी नॉर्मल इंसिडेंस है, और नॉर्मल इंसिडेंस पे स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ये कंडीशन है, नॉर्मल इंसिडेंस जब हुआ, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो बेंड हो जाती है, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस है तो वहां स्नेल्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो क्या हुआ? जब लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई तो सेम उसी पाथ से परपेंडिकुलरली इंटर कर गई और जा करके टकरा गई ऑब्जेक्ट से, और जब ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद लाइट क्या होगी? रिटर्न बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो फिर रिफ्लेक्ट होगी ऊपर की तरफ, और ये लाइट जब ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से लाइट इस मीडियम से बाहर भी निकल जाएगी। और मान लीजिए अगर आप नॉर्मली इसको देखना चाहते हैं तो जब आप इसको नॉर्मली देखेंगे यहां पे आपकी आई होगी, और जब आप इसको देखेंगे तब जो इस कॉइन की टॉप लेवल से डेप्थ होगी वो आपको दिखेगी, और ये डेप्थ इसी को आप कहते हैं रियल डेप्थ। इस लेक की जो ये जो आपने कंसीडर किया है पैंट, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? h, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्टिकली नहीं देख रहे हैं, थोड़ा कॉर्नर से देख रहे हैं, तब क्या होगा? तो आप मान लीजिए इस पॉइंट से, जैसे तब यहां से लाइट क्या होगी? लाइट यहां से पास करेगी, यहां से लाइट जाएगी, और जब यहां पे आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, अब यहां से लाइट बेंड हो जाएगी और डेंसर से रेयर में जाते वक्त इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल आई, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब ये रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे जो भी कहें आप, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आपकी हो गई डेंसर से रेयर मीडियम में जाने वाली इंसिडेंट रे। ओके, अब यहां से देखने वाले ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो कॉइन था वो कहां दिखेगा? इसको आपको अब पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और ये जहां एक दूसरे को कट करेंगे, ये हो गया, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल क्या होगा? आर होगा। ओके, तो अब जो कॉइन यहां पे था वो कॉइन अब कहां पहुंच चुका है? यहां पे पहुंच चुका है, क्योंकि जो यहां वाला जो ऑब्जर्वर है वो अब इस पॉइंट को यहां ना देखेगा, ये जो लाइट रे सीध में आ रही है यहां पे उसे दिखाई देगा। इट मींस अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई है, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट कर गई है। अब उसकी जो हाइट होगी, उसे कॉइन जो दिख रहा होगा उसका बॉटम यहां से उठ करके यहां चला गया होगा, और ये हो गई उसकी हाइट। मान लेते हैं ये अपैरेंट डेप्थ हो गई, इसको
एच मान लेते हैं, एच डैश, और ये नॉर्मल शिफ्ट है, इसको एक्स से लिख लेते हैं। ओके, ये एक्स क्या कहलाता है? एक्स यहां पे कहलाएगा नॉर्मल शिफ्ट। और क्या है? एच क्या है आपकी? ये है आपकी रियल डेप्थ। एच डैश जो आपने लिखा है ये आपकी है अपैरेंट डेप्थ। ओके, अब जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप लिखना चाहें तो यहां क्या करेंगे? यहां देखिए, साइन आई लिखेंगे, साइन आर लिखेंगे, साइन आई अपन साइन आर, दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों ट्राइंगल में, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो जब यहां पे हम लोग लिखते हैं इस जो मीडियम हमने ले रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम की अगर चर्चा करते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का होता है वह, अगर हम एन वाटर से एयर में जा रही है NW ए अगर आप लिखते हैं तो ये आपकी जो हो जाएगी जो है रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। मीन्स अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करना चाह रहे हैं, जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया है, इस वाटर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन अगर आप लिख रहे हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का वो बराबर होगा किसके? रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ आपकी कौन है? एच है, और अपैरेंट डेप्थ कौन सी है? एच डैश है। ओके, जो आपका शिफ्ट आया है, इस शिफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो नॉर्मल शिफ्ट x इज इक्वल टू 1 माइनस, या सीधे लिखेंगे ये दोनों के हाइट का डिफरेंस लिखना है आपको, तो 1 माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में राइट डाउन कर रहे हैं, 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू जो आपने यहां कंसीडर किया है इसकी पूरी की पूरी डेप्थ कितनी है वो आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो डेप्थ क्या है? जो इसकी रियल डेप्थ है वो है आपकी h। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा हमको। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू h। यहां पे जो n है वह जो आपने मीडियम ले रखा है, अगर वाटर है तो वाटर मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो वाटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलता है वो रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ के बराबर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल शिफ्ट क्लियर हो गई सबको? x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू h। ठीक है, और अगर आपको ये बात कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, किसके लिए? वाटर और ग्लास के लिए, तो वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है। तो x अगर आप वाटर के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं सिर्फ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है? 4/3 है ना, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस करेंगे तो h/4। इट मीन्स अगर वाटर है तो वाटर मीडियम में अगर आप चेक कर रहे हैं तो उस दौरान जो आपका शिफ्ट नजर आएगा आपको h/4, जो आपकी हाइट होगी h/4 हाइट के बराबर। और इसी तरीके से अगर आपके पास जो मीडियम आपका है वो ग्लास का है, तो ग्लास का जो नॉर्मल शिफ्ट होगा, ग्लास में आप हाइट को थिकनेस के टर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, तो वहां पे लिखेंगे यहाँ पे m की जगह पे कितना? 3/2, 2 ऊपर जाएगा 3, 1/2। इट मीन्स 3/2 हो गया, 2 ऊपर, 3 इधर चला जाएगा, माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका कितना? h/3। ओके, क्लियर हो गई इतनी वैल्यू? बोलो बेटा। ठीक,
तो आज आप लोगों को ये रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। आप टॉपिक नोट कर लीजिए और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिए। कल हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इसके आगे का फिनोमेना स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।